केरल के एक आलीशान घर की आज नीलामी होने वाली है। उस घर का जो मालिक है, जिसका नाम अनुराग है, वो लगभग 50 साल का है और उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है। वह भी व्हीलचेयर पर बैठकर यहाँ पर आया है नीलामी देखने के लिए। और यहाँ पर अनुराग के परिवार वाले यानी कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर थोड़ी देर में उस घर की नीलामी हो जाती है और जैसे नीलामी होती है तो सभी लोग अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं और यहाँ पर जो घर का मालिक होता है वो अकेला रह जाता है। अब यह इधर उधर अपने परिवार को देखता है, लेकिन उसे कोई भी वहां पर आता हुआ नहीं दिखाई देता है। इसके बाद इस घर की नौकरानी, जिस घर के अंदर अनुराग रहा करता था और जिस घर का अब तक मालिक था, उस घर में एक नौकरानी 15 साल से काम किया करती थी, जिसका नाम था रेखा। रेखा एकदम से वहां पर आती है और आने के बाद अनुराग की व्हीलचेयर को धकेलते हुए वहां से ले जाने लगती है। जबकि यहाँ पर उसे उसकी पत्नी लेकर आई थी, जो पत्नी उसे दिलो जान से प्यार किया करती थी और कभी जब उसकी नई नई शादी हुई थी तो कहा करती थी कि तुम्हारी बाहों में मुझे सुकून मिलता है। अब यहां पर जैसे ही अनुराग देखता है कि उसकी पत्नी तो नहीं है और एक घर की नौकरानी उसे धकेल कर ले जा रही है, तो वो उसे पूछने लगता है कि रेखा, तुम मुझे कहां ले जा रही हो और मेरी पत्नी और बच्चे कहां गए हैं। तो यहां पर जो रेखा होती है वो कहती है कि साहब, आपको बाद में बता दूंगी और आप अभी मेरे साथ चलिए, यहां पर मैं इन बातों को नहीं बता सकती। अब इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो अनुराग होता है वह एकदम से उसे आदेश देता है और कहता है कि जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो और यहीं के यहीं मुझे बताओ कि मेरी पत्नी और बच्चे कहां चले गए हैं। तो उसके बाद यहां पर जो रेखा होती है वह कहती है कि साहब, थोड़ी देर और थोड़ी सी दूर और चले जाए यहां से, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद जो अनुराग होता है वह उसकी बात मानता है और वहां से थोड़ी सी आगे चलने के बाद एकदम से जो रेखा होती है उस व्हीलचेयर को रोकती है और रोकने के बाद उसके सामने आती है और रेखा की आंखों में आंसू होते हैं। अब इन आंसुओं को देखकर अनुराग समझ नहीं पाता है कि रेखा रो क्यों रही है और वह पूछने लगता है कि क्या हुआ रेखा और किस वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू है। तो यहां पर जो रेखा होती है उनसे कहने लगती है कि आंसू आपकी वजह से हैं। आप जैसे अच्छे इंसान को आपका परिवार ऐसे मुसीबत में छोड़ जाएगा, मैंने कभी इस बात के बारे में महसूस भी नहीं किया था और मैं तो बिल्कुल भी आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो मजबूरन मुझे बताना पड़ रहा है। इसके बाद यहां पर जो अनुराग होता है वो पूछने लगता है कि मतलब क्या है तुम्हारा, क्या मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है। तो यहां पर जो रेखा होती है उसे पूरी असलियत बता देती है। कहती है कि साहब, कल ही रात को मैंने आपके परिवार की बातें सुनी थी और मैं तो यहां पर केवल इसलिए आई थी ताकि मैं अपनी आंखों से देख सकूं कि जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना है वो पूरी तरह से झूठ है, लेकिन वो पूरी तरह से सच हो गया। तो इसके बाद अनुराग पूछने लगता है कि क्या सुना था तुमने। तो यहां पर जो रेखा होती है वो बताती है कि साहब, आपका पूरा परिवार बैठकर बातें कर रहा था कि अगर इस नीलामी में कुछ फालतू पैसे आए तो उसके बाद यहां पर पिताजी को साथ ले आएंगे, वरना हम भी उनके साथ रहकर क्या करेंगे, क्योंकि जब कुछ बचा ही नहीं है तो उनको साथ में रखने से क्या फायदा। ऊपर से उनकी बीमारी का काफी ज्यादा खर्चा है और उस खर्चे को कौन उठाएगा। अब जब अनुराग ये बात सुनता है तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि रेखा, तुम झूठ बोल रही हो ना। तो यहां पर जो रेखा होती है वो कहती है कि साहब, मैं भी यही सोच रही थी कि ये कैसे भी करके झूठ हो जाए, लेकिन जैसे यहां पर नीलामी उन पैसों में होती है जितने आपके ऊपर कर्ज है, तो उसके बाद यहां पर आपका पूरा परिवार आपको एक एक करके छोड़कर चला जाता है और कोई भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देता है। अब इस बात को सुनने के बाद अनुराग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद जो रेखा होती है वह अपनी आंखों के आंसू को पहुंचकर अनुराग को धकेलकर सड़क की तरफ ले जाने लगती है। तभी अनुराग, जिसकी आंखों में आंसू हैं, वह पूछने लगता है कि अब तुम मुझे कहां ले जा रही हो। तो यहां पर जो रेखा होती है वो कहती है कि साहब, अब बस मेरे साथ चुपचाप चलो और जहां पर मैं ले जा रही हूं वहां पर जाने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब अनुराग को लगने लगता है कि कहीं ये मेरे साथ उल्टा सीधा वैसा व्यवहार ना कर दे, क्योंकि कई बार अक्सर जब अनुराग कंपनी जाया करता था तो इस पर चिल्ला जाया करता था, तो इसी वजह से वो ऐसा सोच रहा था। वह रेखा को रोकता और कहता है कि रुको और पहले मुझे बताओ कि तुम मुझे लेकर कहां जा रही हो। तो उसके बाद यहां पर जो रेखा होती है वो कहती है कि साहब, जब आपका परिवार आपका साथ छोड़ गया है तो मैं आपकी देखरेख करूंगी और मरते दम तक आपका साथ दूंगी, चाहे जो भी हो जाए, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। इस बात को सुनकर यहां पर अनुराग हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसा क्या कर दिया जो तुम मेरा इतना साथ देना चाहती हो और मरते दम तक मेरा साथ देने की बात कर रही हो। अब इस बात को सुनकर रेखा मुस्कुराती है और कहती है कि साहब, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर और उसी एहसान को चुकाने के लिए मैं ये सब कुछ कह रही हूं। अनुराग समझता है कि शायद ये हमारे घर में नौकरानी थी और इसका घर पला था, उस वजह से ऐसा कह रही है, लेकिन बात कुछ और थी। और वो कहता है कि देखो, नौकरानी का काम तो हर कोई किया करता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जिसको पूरे परिवार ने छोड़ दिया उसको तुम अपने सर पर रखकर घूमो और मेरा खर्चा काफी ज्यादा है और तुमसे नहीं उठाया जाएगा। इस बात को सुनकर जो रेखा होती है वो कहती है कि आप चिंता मत करो, आपका खर्च उठाने के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं है, आपका खर्च तो आप अपने आप ही उठा लोगे। अब इस बात को सुनकर अनुराग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि भले ही
उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन आज उसका साम्राज्य पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। तो यहाँ पर जो रेखा होती है वो कहने लगती है कि साहब, दरअसल आप अच्छी तरह से मुझे पहचाने नहीं, और आप चिंता मत करो, थोड़ी देर में हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे और वहां पर पहुंचते ही आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इससे आगे आप मुझसे एक वर्ड भी मत कहो और आप चुपचाप मेरे साथ चलो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अनुराग होता है वो गहन सोच विचार में डूब जाता है, लेकिन फिलहाल रेखा से कोई भी सवाल नहीं करता है। थोड़ी देर में वहां पर एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी के अंदर रेखा जो होती है वो ड्राइवर के सहारे से उसे बैठा लेती है अनुराग को, और उसके बाद ये गाड़ी यहां से सीधा एक ट्रस्ट पर जाकर रुक जाती है। अब जैसे ही यहां पर अनुराग जाकर उस ट्रस्ट को देखता है तो देखने के बाद एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि किस वजह से रेखा ये सब कुछ कह रही थी कि आपकी देखभाल आप खुद ही खुद कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो ये ट्रस्ट था ये वही ट्रस्ट था जिस ट्रस्ट की नींव कभी अनुराग ने अपने हाथों से रखी थी किसी की मदद करने के लिए। उसके बाद जो अनुराग होता है उस ट्रस्ट को देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और यहीं पर जो अनुराग होता है वह रेखा की तरफ देखता है और पूछता है, क्या तुम वही हो? तो यहां पर जो रेखा होती है वो मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में आंसू लेकर हमें लहराती है, और इसके बाद जो अनुराग होता है वह भी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। रेखा उन्हें उतारकर उस ट्रस्ट के अंदर ले जाती है, और यहां पर रेखा ने पहले ही ट्रस्ट वालों को बता दिया था कि अगर आज हो गया तो मैं अनुराग सर को यहां पर लेकर आऊंगी। तो इसी वजह से उनके स्वागत की पूरी तैयारियां यहां पे हो रही थी। यहां पर एक छोटा सा फंक्शन का आयोजन किया गया था और सभी लोग अच्छी तरह से अनुराग सर का स्वागत करते हैं। अब इसके बाद वहां पर एक स्टेज भी बनाया गया था और स्टेज के ऊपर अनुराग सर को ले जाया जाता है, और वहां पर जाने के बाद जो फिलहाल इस ट्रस्ट को चलाया करता था जिसका नाम सुरेश होता है, वह अनुराग सर के हाथ में माइक पकड़ाता है और कहने लगता है कि सर, आज इस मौके पर जब आप यहां पर आए हो तो आपको अपनी कहानी बतानी होगी कि आपने किस वजह से इस ट्रस्ट को चालू किया है। तो उसके बाद यहां पर जो अनुराग होता है इस बात को देखकर कि उसके ट्रस्ट से कितने लोगों का भला हो रहा है, एकदम से उसकी आंखें भर जाती हैं और वह सभी को इस कहानी को बताने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वह हाथ में माइक लेता है और स्टेज पर बैठा बैठा ही सभी को बताने लगता है। सबसे पहले वो कहता है कि मैं इसके साथ साथ आपको एक सीख और देने चाहता हूं, जो सीख आपकी जिंदगी को भी बदल सकती है और सभी को ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आज मैं वो कदम नहीं उठाता तो मेरी जिंदगी बस से बदतर हो जाती। तो इसके बाद यहाँ पर जो सभी लोग होते हैं वो ध्यान से सुनने लगते हैं और अनुराग अपने जीवन की कहानी बताने लगता है। कहता है कि बचपन में मैंने बहुत संघर्ष देखा, मेरे माता पिता गरीब थे और उन गरीबी के दिनों को देखकर मैंने अपने मन में धारण किया कि मैं कैसे भी करके अमीर आदमी बनूंगा और ढेर सारा रुपया पैसा कमाऊंगा। ऊपर वाले की मदद से वो चीज हुई भी और मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे मेहनत करता गया, और जब मैं बड़ी कंपनी का मालिक बन जाता हूं तो उसके बाद मेरी अच्छी सी लड़की से शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद जो मेरी पत्नी होती है वह भी मेरा अच्छे से ख्याल रखा करती है। तभी अचानक से एक दिन जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तो उसी दौरान मेरे सामने एक न्यूज़पेपर आता है, और उस न्यूज़पेपर के अंदर एक गरीब लड़की की नौकरानी की कहानी लिखी हुई थी। दरअसल किसी पत्रकार के घर एक लड़की काम किया करती थी जिसकी उम्र 18 साल थी, और 18 साल की लड़की जो कि पढ़ने लिखने में तो काफी ज्यादा होशियार थी, लेकिन उसकी मां उसे पढ़ने के लिए भेजा नहीं करती थी। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद मैं पूरा भावुक हो जाता हूं, और भावुक होने के बाद मैं सोचता हूं कि इस लड़की की तो मैं मदद करके रहूंगा, लेकिन डायरेक्ट जाकर मैं मदद कैसे करता। तो इसी वजह से मैं सोचता हूं कि इसके जैसी और भी लड़कियां होंगी, तो क्यों ना मैं ऐसे लोगों के लिए एक ट्रस्ट बना दूं। और इसी वजह से जिस ट्रस्ट के अंदर आप सभी लोग हो, फिलहाल उस ट्रस्ट को मैंने बनाया था। ये जमीन मैंने खरीदी थी और खरीदने के बाद इसे ट्रस्ट के ही नाम कर दिया था, ताकि इन फ्यूचर कभी भी ये मेरी प्रॉपर्टी ना रह सके। कल कला को मेरे बच्चे वैसे हो गए तो उसके बाद कहीं इस ट्रस्ट को नास्तो नाबूद ना कर दें, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसके बाद वो बताते हैं कि उस लड़की के लिए जिसके मैंने ट्रस्ट बनाया था, उसके बाद मैं उसके पास भी जाता हूं, लेकिन उसकी मां उसकी पढ़ाई से उसे साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि नहीं, मेरी बेटी पढ़ाई नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये पढ़ाई करेगी तो उसके बाद काम कौन करेगा, और अगर ये काम नहीं करेगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा। दरअसल यहां पर जो लड़की होती है इसके घर में ये इसकी मां है और ये है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। इसके पिता की मौत काफी दिन पहले हो चुकी है। अब यहां पर जब अनुराग ये बात सुनता है तो उसके बाद उसकी मां से कहता है कि जितने पैसे कमाया करती है उतने पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर इस लड़की की पढ़ने की इच्छा है तो इसको पढ़ने के लिए जरूर से भेजो, और वो ट्रस्ट पूरा के पूरा काम देख लेगा। इसके बाद मां भी मान जाती है और वो लड़की कुछ दिनों तक पढ़ाई करती है, लेकिन कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद यहां पर जो उसकी मां होती है उसकी शादी करा देती है, और शादी होने के बाद वह अपने पति के साथ
जीवन जीने लगती है। लेकिन कुछ दिनों बाद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और उसके बाद उसके पति भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और जैसे उसके पति इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो उसके बाद वह दोबारा से मेरे घर में नौकरानी का काम करने के लिए आ जाती है और पिछले 15 साल से मेरे यहां पर ही नौकरानी का काम किया करती है। मुझे नहीं पता था कि ये वही लड़की है, क्योंकि उन बातों को काफी दिन हो गए थे और काफी दिनों बाद ये दोबारा से वहां पर काम करने के लिए आई थी। इसके बाद यहां पर जो अनुराग होते हैं वह सीमा की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि ये वही लड़की है और आज इस ट्रस्ट के अंदर भी मुझे यही लेकर आई है, क्योंकि मैंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया। मेरी पत्नी जब तक मेरे पास पैसा था तो ये कहा करती कि आपकी बाहों में मुझे सुकून मिला करता है, लेकिन जब मैं अपनी जिंदगी में दोबारा से व्यस्त हो गया था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैंने किसी ट्रस्ट को खोला है। बस वो तो अपने आप ही चल रहा था, कोई ना कोई आकर उसकी बागडोर संभाला करता और उसे आगे बढ़ा रहा था। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, लेकिन तभी एक दिन जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो उसी दौरान मेरे सीने में बहुत तेज दर्द होता है और दर्द के कारण जब मुझे डॉक्टर साहब के पास ले जाया जाता है तो वहां पर डॉक्टर साहब चेकअप करने के बाद बताते हैं कि इनकी काफी ज्यादा गंभीर हालत है और शरीर के सभी पुर्जों में थोड़ी थोड़ी परेशानी आ चुकी है, लेकिन अच्छी तरह से दवाई लेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं है। और उसके बाद मेरी दवाइयां चलने लगती हैं। अब अमीर व्यक्ति को अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज कम पैसों में नहीं हुआ करता और इसी वजह से मेरे इलाज में ढेर सारे पैसे खर्च होने लगे। यहां तक कि जिस बिजनेस को मैं किया करता था वह बिजनेस भी धीरे धीरे ठप होने लगता है, क्योंकि मेरे बच्चे बिजनेस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जब बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाता है और हम लोगों के ऊपर कर्जा हो जाता है तो उसके बाद मेरा जो परिवार होता है वो मुझे ही अकेला छोड़ने का फैसला कर लेता है, क्योंकि वो लोग केवल पैसों के लालची थे और उन्होंने मुझे पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया। वो तो भला हो इसका, ये बेचारी मेरे यहाँ पर काम करती रही और ये अंतिम समय में मुझे यहाँ पर ले आई। कम से कम मैं इस दुनिया को छोड़कर तो खुशी खुशी चला जाऊंगा। ऐसा कहते हुए अनुराग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जो रेखा होती है वह एकदम से आकर उन्हें संभालती है और सबसे पहले उन्हें चुप कराती है। यहाँ पर माहौल पूरा गमगीन हो गया था, क्योंकि इस पूरी कहानी को सुनने के बाद जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो सभी पूरी तरह से मायूस से हो गए थे और उन्हें देखकर लग रहा था कि इन्हें इस बात का काफी गहरा दर्द हो रहा है। तो उसके बाद रेखा को माइक देते हुए कहते हैं और कहने लगते हैं कि तुम भी अपनी कहानी लोगों को सुना दो ताकि इन लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल सके। तो उसके बाद जो रेखा होती है अपनी कहानी सुनाने लगती है और वहीं से स्टार्ट करती है जहां पर अनुराग ने छोड़ा था। वह कहती है कि जब मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे तो उसके बाद मैं इस ट्रस्ट में आ गई, क्योंकि मुझे पता था कि हम जैसे लोगों के लिए ही इन्होंने ये ट्रस्ट बनाया है। उसमें चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों या बूढ़े हों, कोई भी हो, उन सभी को सहारा मिलेगा सामाजिक तौर पर और उनके रहने खाने का इंतजाम यहीं पे होगा, भले वो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हो या अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हो। उसके बाद जब मैं इस ट्रस्ट के अंदर रहने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे उस व्यक्ति का धन्यवाद करने के लिए उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अभी मेरे शरीर इतना कमजोर नहीं है कि मैं वैसे रह सकूं और इसी वजह से मैं इनके घर में जाकर नौकरानी का काम करने लगती हूं ताकि मैं इनकी सेवा कर सकूं। भले ये मुझे नहीं पहचानते थे लेकिन मैं इन्हें अच्छी तरह से पहचानती थी। पिछली रात को जब इनके परिवार ने इन्हें वहीं पर अकेला छोड़ने के लिए कहा जहां पर इनके घर की नीलामी हो रही थी तो उसके बाद मुझे बड़ा ही बुरा लगा और मैंने सोचा कि इतने भले इंसान की जिसने अपनी मेहनत के पैसे से ऐसी जगह बना दी जिस जगह पर कई सारे लोग अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसी वजह से मैंने सोच लिया कि जब ये लोग इन्हें नहीं ले जाएंगे तो उसके बाद मैंने लेकर आऊंगी और इसी वजह से मैंने यहां पर लेकर आई हूं। अब सभी लोगों के बीच में तालियां गूंजने लगती हैं और सभी लोग यहां पर रेखा और अनुराग सर की वाहवाही करने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों की जिंदगी ने बहुत कुछ उन्हें सीखने को दिया था और सभी लोग जो अब तक हिम्मत हार चुके थे वह दोबारा से हिम्मत बांधते हैं और वहीं पर खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। लेकिन यहां पर जो रेखा होती है अब अनुराग सर का अच्छे से ख्याल रखती है, क्योंकि जब वह नौकरानी थी तो ज्यादा अनुराग सर के कमरे में जाने की उन्हें अनुमति नहीं थी और इसी वजह से वह ज्यादातर बाहर बाहर का काम ही किया करती थी। और अनुराग की तबीयत इतनी खराब होने के पीछे एक ही कारण था कि उनको अच्छी तरह से देखरेख नहीं मिली। अगर अच्छी तरह से देखरेख और दवाइयां उन्हें मिल जाती तो उसके बाद वह जरूर से ठीक हो जाती। अब इसके बाद जो अनुराग होता है यहां पर रहकर अपने जीवन को व्यतीत करने लगता है, लेकिन अब तक जो काम उसने छोटा सा किया था यानी कि छोटा सा बीज बोया था वो एक बहुत बड़ा पौधा बन चुका था और उसकी ब्रांच काफी दूर दूर तक फैली हुई थी। जब इस फंक्शन की एक वीडियो बनती है और वह वीडियो चारों तरफ फैलती है तो इस संस्था से जुड़े हुए कुछ लोग जो कि बड़े बड़े पदों पर हैं, कोई तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, तो उन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम योगेश होता है वह एक बहुत बड़ा डॉक्टर है और वह यहां पर फौरन से आ जाता है। यहां पर आने के बाद जब अनुराग सर की हालत देखता है तो उसके बाद वह अपने पैसों से अनुराग सर की दवाइयों का खर्चा उठाने के लिए बोलता है और वह तो कहता भी है कि हॉस्पिटल में कर दो, वहां पर अच्छे से देखरेख हो जाएगी। लेकिन यहां पर सभी लोग कहते हैं कि हम इनकी देखरेख करेंगे। अब सारे लोग देखरेख भी करते हैं और साथ में दुआ भी करते हैं। तो कुछ ही दिनों में जो अनुराग होता है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद वह अपना आगे का जीवन इसी के अंदर व्यतीत करने का सोचता है और अपने उस बिजनेस को जो बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया था उसे दोबारा से ग्रोथ करने लगता है।
लेकिन फिलहाल ना तो वह अपने परिवार के लिए करता है और ना ही किसी और के लिए, केवल इस संस्था के लिए काम किया करता है और अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा यहीं पर दान किया करता है। जब दोबारा से अनुराग की हालत ठीक हो जाती है और वह अपने बिजनेस को चलाने लगता है तो उसके जो बच्चे होते हैं वो दोबारा से उसके पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुराग जो होता है वो कह देता है कि बेटा जो तुम्हारा था वो तुम्हें मिल गया है, लेकिन अब जो मैं कमा रहा हूं वो तुम्हारे लिए नहीं है, इस संस्था के लिए है। क्योंकि इस बार जो उसने फैक्ट्री स्टार्ट की थी वो उसी संस्था के नाम से की थी, और जब सभी लोगों को पता चलता है इस फैक्ट्री का ज्यादातर जो कमाई होती है वह सीधा उस संस्थान पर जाती है, तो यहां पर सभी लोग उस फैक्ट्री के उत्पादों को बढ़ चढ़कर खरीदते हैं और यह फैक्ट्री आसमान छूने लगती है। आज तक भी वो लोग उसी ट्रस्ट के अंदर रहा करते हैं और अपने जीवन को व्यतीत किया करते हैं। यहां पर रेखा अब भी उनकी देखरेख किया करती है एक पिता की तरह, और बिल्कुल भी उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक व्यक्ति ने नेकी की लेकिन वह उसे भूल गया, लेकिन बाद में जब उसे जरूरत पड़ी तो वह नेकी उसके सामने आ गई। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।